चलेगा। ओके, वेलकम बैक। हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज अबाउट पेंक्रियाज एंड पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फैट की बात कर रहे थे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे थे और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे, राइट। चलिए बाकी को कहें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं, टी ब्रेक का टाइम एंड हो गया है ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। वेल, तब तक जब तक बाकी लोग ऑनलाइन नहीं होते तो कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी अनटिल अनलेस कि बाकी लोग जैसे ही ऑनलाइन होते हैं तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। वेल, तो ड्यूडिनल पेपला के बारे में हम बात कर रहे थे कि ड्यूडिनल पेपला एक राउंडेड प्रोजेक्शन होती है और ये राउंडेड प्रोजेक्शन बनती कहाँ पे है, जहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट है और पेंक्रियाटिक डक्ट है ये ज्वाइन कर रही होती है, उस जगह पे एक राउंडेड प्रोजेक्शन बनती है दैट इज नोन एज ड्यूडिनल पेपला। ओके, चलें हम अब डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा बाइल के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे, प्रोटीन और के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के बारे में बात कर ली हमने। अभी जो रिमेनिंग चीज़ है वो हमने लीवर के बारे में भी डिस्कस करना है, बाइल के बारे में भी डिस्कस करना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये जो हम बाइल की पेंक्रियाटिक सिक्रीशन की बात कर रहे हैं या पेंक्रियाटिक जूसेस की बात कर रहे हैं, इसको स्टिमुलेट करने के लिए सेक्रीटन और सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन का होना ज़रूरी होता है। अब ये सीसीके और जो कोलिसिस्टोकाइनिन होते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होती हैं, ये दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सेल्स, और ये एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द ड्यूडिनल वॉल। अब जैसे ही काइन ड्यूडिनम के अंदर आता है तो एंडोक्राइन जो सेल्स हैं दीज आर एक्टिवेटेड, और उन एक्टिवेशन के रिजल्ट में सीसीके और सेक्रीटन सेक्रीट होता है, और ये जैसे ही सेक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन सेक्रीट होएगा तो उसके रिजल्ट में पेंक्रियाटिक जूस की स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगी और पेंक्रियाटिक जूस आके हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला या पेपला के अंदर अकमुलेट होएगा और हेपेटिक पेंक्रियाटिक इम्प्यूल पेपल सफिंटर फोडा या हेपेटो पेंक्रियाटिक सफिंटर रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने के रिजल्ट में वो जो सिक्रीशन है ड्यूडिनम के अंदर ट्रेन हो जाएगी। जैसे ही ड्यूडिनम के अंदर सिक्रीशन ट्रेन होएगी तो वहाँ पे जो फैट था उसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, और जो फैट है वो लाइपेज जो है वो कन्वर्ट कर देगा फैट को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल के अंदर। और जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज था उसने क्या करना होता है कि जितने भी डाइजेस्टिबल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दैट आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय स्लेवरी अमाइलेज तो उनको डाइसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब स्लेवरी अमाइलेज और पेंक्रियाटिक अमाइलेज दो सेपरेट इंजाइम्स होते हैं। पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन का कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कर रहा होता है या पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन कर रहा होता है, लेकिन करता कहाँ पे है, ड्यूडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन अगर हम स्लेवरी अमाइलेज की बात करें तो जो स्लेवरी अमाइलेज है वो ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्टिबल इंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, राइट। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसमें प्रोटीन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सिनोजिन है that are inactive form present in the duodenum in inactive forms that are activated
बाय इंटेरोकाइनेज। अब इंटेरोकाइनेज क्या है? ये माइक्रोविलाई से रिलीज होता है, इंजाइम होता है, इसने इनको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजिन एंड केमोट्रिप्सन्स आर ट्रिप्सन एंड कीमोट्रिप्सन। और इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देना होता है इनटू ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। और अगर इनकी एक्टिवेशन पेंक्रियाज के अंदर शुरू हो गई है, एक्टिवेट हो गए हैं, तो ये पेंक्रियाज की ऑटो डाइजेशन काज करवा सकते हैं, पेंक्रियाज को ये इनगल्फ करवा सकते हैं। इसलिए जैसे ये ड्यूटीनम के अंदर पहुंचते हैं तब इनकी एक्टिवेशन होती है। गॉट इट? ओके। तो अभी हम पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर्स को स्किप किया था, ताकि हम स्लाइड्स के ऊपर देख सकें कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने को कोई चीज़ समझ नहीं आई, ओके बेटा, ब्रेक के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला और सफिंटर ऑफ ओडाई के बारे में डिस्कस किया है। हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर्स क्या करता है? वो सेक्रेशंस जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट से आ रही होती हैं उनको गॉड कर रहा होता है, उनको ड्यूडिनम के अंदर इंटर होने से प्रिवेंट कर रहा होता है। और ये पेंक्रियाटिक सेक्रेशंस कब स्टिमुलेट होती हैं? जब ड्यूडिनम के अंदर सॉरी जब ड्यूडिनम के अंदर सेक्रेटन और सीसी के रिलीज होता है। जैसे ही सीसी के और सेक्रेटन रिलीज होएगा, दैट विल एक्टिवेट द सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूसेस। ये पेंक्रियाटिक जूसेस ड्यूडिनम के अंदर रीच करेंगे। उसके बाद जो कीमोट्रिप्सिनोजिन है और ट्रिप्सन है, trypsinogen or chymotrypsinogen, that will be converted into trypsin or chymotrypsin in the presence of enterokinase enzyme that are secreted from the villi। तो उसके बाद ये क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड्स को ट्राइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और अगर ये अदर देन ड्यूडिनम इसकी सेक्रेशंस हो गई है या एक्टिवेशन हो गई है, तो ये उस एरिया की ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ऑटो डाइजेशन का मतलब होता है कि उस एरिया की ये खुद ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इसलिए जो ट्रिप्सिनोजिन है और कीमोट्रिप्सिनोजिन है, दैट आर एक्टिवेटेड इन द ड्यूडिनम, राइट। तो ये चीज़ें हमने ब्रेक के बाद डिस्कस की थी। ओके, अभी हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स टुडे लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो पहले एक ओवरव्यू लिया है, क्या वो स्लाइड्स के ऊपर इस तरह वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने कंपोजिशन और पेंक्रियाटिक जूसेस के बारे में डिस्कस किया है। और ये वो स्ट्रक्चर्स है, अगर आपको विजिबल हो तो इसमें दिखाया जा सकता है कि जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। ओके, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम के अंदर ऊपर स्टमक आपको नज़र आ रहा है, उसकी बैक साइड पे एक लोअर साइड पे आपको डक्ट नज़र आएंगी। वो डक्ट्स क्या कर रही होती हैं, वो हार्मोन्स लेके जा रही होती हैं, दैट आर इंसुलिन एंड ग्लूकागान, और वो डायरेक्ट डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं इनटू इंटेस्टाइन। ऊपर से अगर देखेंगे तो बाइल डक्ट आ रही होती है जो कि लीवर से आ रही होती है, और नीचे से पेंक्रियाटिक डक्ट जा रही होती है। और जब ये दोनों ज्वाइन करती हैं ड्यूडिनम के ऊपर, तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्शंस बनवा रही होती हैं जिनको हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला कहा जाता है।
और दैट हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्ब्यूला इज गार्डेड बाय हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर। ओके, इसके अलावा बाइकार्बोनेट सेक्रेशन होती है ताकि जो इसकी पीएच है वो अल्कलाइनिक की जा सके, और अल्कलाइनिक इन नेचर होती हैं। इसके अलावा आपको एंडोक्राइन पोर्शंस ऑफ पेंक्रियाज जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरसंस की बात की है और एसिनार सेल्स की बात की है, और एसिनार्स जो होते हैं दीज आर सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, अब एक्सोक्राइन के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, जिसमें एसिनार और डक्ट सेल्स आते हैं, और डक्ट्स जो सेल्स होती हैं दैट सेक्रीट एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब ये जो सोडियम बाइकार्ब सॉल्यूशन सेक्रीट हो रहा होता है, ये जो पीएच होती है ड्यूटीनाम की उसको अल्कलाइनिक कर रहा होता है, राइट। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक सेक्रेशन की हमने पहले भी बात की है कि 1.5 लीटर पर डे सेक्रेट होता है, दैट इज़ अल्कलाइनिक इन नेचर, जिसकी पीएच 6 to 8 होती है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होती हैं, पेप्टाइडेजेस होती हैं, ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन्स होती हैं, लाइपेजेस होते हैं, अमाइलेजेस होती हैं। इसके अलावा वाटर होता है, बाइकार्बोस होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, वो एसिड जो कि स्टमक से आ रहा होता है तो उसकी ये न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा ऑप्टिमम मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक इंजाइम्स। जब इसकी पीएच 6 to 8 हो जाती है तो ये अगेन एक मीडियम प्रोवाइड का होता है, ताकि जो ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन है वो इजीली इस पीएच के ऊपर इफेक्टिवली वर्क कर सकें। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो मेनली हार्मोनल रेगुलेशन होती है। हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिक्रीटन होता है और सीसीके होता है। अब सिक्रीटन क्या करता है, बेसिकली एसिडिक जो काइम होता है इन द ड्यूटीनम स्टिमुलेट द सेक्रेशन रिच इन वाटर एंड बाइकार्बोनेट बट पुअर इन एंजाइम्स होती हैं। लेकिन जो सीसीके होता है ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स इन द ड्यूटीनम, और इसके अलावा ये क्या करता है, स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूसेस दैट आर रिच इन द एंजाइम। अब सेक्रीटन क्या कर रहा है और कोलिसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा है, और दीज बोथ हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय अपर इंटेस्टिनल सेल्स। ओके, तो जो सेक्रीटन होता है पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर जो इंजाइम्स होते हैं दैट आर पुअर इन नेचर्स। लेकिन अगर हम गैस सीसीके की बात करें तो पेंक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं दैट आर रिच इन इंजाइम्स। इसके अलावा इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन फैट्स इन द ड्यूटीनम जो कि सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्रीटन की तो सेक्रीटन क्या करता है, ओके बेटा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। एसिड काइम बेटा इसलिए कहा जाता है कि ये स्टमक से आ रहा होता है। अब जैसे स्टमक में आता है, स्टमक से आ रहा होता है तो उसमें जो पीएच होती है वो ज़्यादा होती है, HCl की ज़्यादा होने की वजह से, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी पीएच होती है वो कम होती है। दैट्स वाई दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एसिड काइम। ओके, तो जैसे ड्यूटीनम के अंदर पहुंचता है तो वहाँ सोडियम बाइकार्ब सिक्रीट होते हैं, साथ में वाटर सिक्रीट होता है। तो जो इसकी एसिडिक पीएच है उसको बेसिक की तरफ लेके जाया जा रहा होता है, जो कि 6 to 8 हमने पहले ही डिस्कस की है। जैसे ही इसकी पीएच 6 to 8 होएगी तो उसके ऊपर ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन इजीली और इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, राइट। अगर हम नर्वस कंट्रोल की बात करें, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है वो पेंक्रियाटिक जूसेस या पेंक्रियाटिक इंजाइम की सिक्रीशन को इन्हांस करती है। अगर हम सिम्पैथेटिक डिवीजन की बात करें या सिम्पैथेटिक इम्पल्सेस की बात करें तो जो सिम्पैथेटिक इम्पल्सेस होती हैं वो जो पेंक्रियाटिक जूसेस होते हैं उनकी सिक्रीशन को डिप्रेस करती हैं, डिक्रीज करती हैं। अब बेटा डेफिनेटली डाइजेस्टिव प्रोटीन्स वो फूड जो कि प्रोटीन इन नेचर है, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, वाट एवर जो भी आपने डाइट में लिया है वो स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आना होता है। जैसे ही आएगा तो उसमें HCl मिक्सड होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं जो कि पीएच को लो कर रहे होते हैं, इसलिए एसिडिक इन नेचर होता है।
और अगर ड्यूटीनम के अंदर पीएच कम रहेगी, एसिडिक इन्वायरमेंट होएगा तो वो अल्सरेशन काज कर देगा। जो एसिड होगा वो जो जीआईटी की लाइनिंग है या ड्यूटीनम की लाइनिंग है उनकी रोइन काज कर देगा। इसलिए वहाँ पे सोडियम बाइकार्ब्स और वाटर एक्सेसिव अमाउंट में सेक्रेट हो रहा होता है, ताकि वो जो काइम आ रहा है दैट इज एसिडिक इन नेचर उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, राइट। ओके, इसके अलावा हमने बाइलरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, बाइल की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, बाइल सार्स और ये सारी चीज़ें को देख लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, लीवर और गाल ब्लेडर्स होते हैं बाइलरी सिस्टम के अंदर। इसके अलावा एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं, और डक्ट्स के अंदर हेपेटिक डक्ट होती है, राइट, लेफ्ट और कॉमन बाइल डक्ट होती है। इंस्टेड ऑफ दैट सिस्टिक डक्ट होती है और कॉमन बाइल डक्ट होती हैं, ये एसेसरी डक्ट्स होती हैं। लीवर, गॉल ब्लेडर्स जिसके अंदर हमने कॉमन बाइल डक्ट की बात की है, कॉमन हेपेटिक डक्ट की बात की है, सिस्टिक डक्ट की बात की है और पेंक्रियाटिक डक्ट की बात की है। अगर हम लीवर की बात करें तो ये लास्ट क्लास में भी हमने कुछ लीवर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस चीज़ें की थी। अगेन हम लीवर को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है लीवर के अंदर। फंक्शन ऑफ लीवर इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ दैट इसकी सेक्रीशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो चीज़ है कि ये लीवर होता क्या है। ओके, तो अगर हम लीवर के बारे में बात करें तो लीवर के अंदर मेनली जो लीवर होता है बॉडी के अंदर एक लार्जेस्ट ग्लैंड्स के तौर पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी वेट की बात करें तो जो लीवर का नॉर्मली वेट लिया जाता है वो वन वन केजी से लेके 2.5 केजी तक होता है। 1 किलो से लेके 2.5 केजी तक इसका वेट होता है। अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर होता है। स्पेशली इसका कुछ जो पार्ट होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ भी एक्सटेंड वो होता है। बेटा अगेन बता देता हूँ आपको, ऑलमोस्ट बेटा एग्जैक्टली लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और उसका जो वेट होता है 1 केजी से लेके 2.5 केजी तक होता है। डेफिनेटली बाइल सिक्रीट करता है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। अगर हम अब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो उसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसके अलावा ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड वो होता है। ओके, इसके अलावा अगर ये इसके बाहर एक कैप्सूल होता है जिसको इन इलास्टिक कैप्सूल या फिब्रस कैप्सूल के नाम दिया जाता है, और इस और इनकम्प्लीटली कवर्ड होता है बाय ये लेयर ऑफ पेरिटोनियम। अब जो अबडामिनल कैविटी है, ये पेरिटोनियम की लेयर है, उसको उससे ये पार्शली क्लोज वो होता है, पार्शली कवर्ड वो होता है। अब जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम इसके पैर सपोर्टिंग लिगामेंट बना रही होती है जिसने लीवर को अटैच करके रखा होता है। ओके, ये स्लाइड्स के ऊपर एक डायग्राम भी है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी लेयर ने इसको कैसे अटैच करके रखा होता है। इसके बेटा 4 लोब्स होते हैं लीवर के। 2 जो होते हैं वो ऑब्वियस होते हैं, जिनके अंदर जो लार्ज होते हैं राइट और लार्ज राइट लोब्स होते हैं, और जो स्मॉलर्स होते हैं दैट आर वेज्ड शेप होता है। जो राइट लोब होता है ये स्मॉलर होता है लेकिन ये वेज्ड शेप होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है उससे ये लार्ज होता है। इसके अलावा 2 छोटे लोब्स होते हैं जिनको कैड्रेट और क्वाड्रेट कहा जाता है, और ये पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं।
इसके अलावा इसके अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन्स होती हैं, हेपेटिक आर्टरी होती हैं, वो हाइलम के एरिया के ऊपर इंटर हो रही होती हैं। जो पोर्टल वेन है वो बेसिकली क्या करती है, जैसे ही वो इंटर होती है वो ब्लड स्टमक से, पेंक्रियास से और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से कैरी कर रही होती है। और जो हेपेटिक आर्टरी होती है दैट कैरी एटीरियल ब्लड, जो कि लीवर, जो कि abdominal एओर्टा से आ रहा होता है। अगर हम लीवर की बात करें तो वी कैन से कि लीवर हैज़ ए डुअल ब्लड सप्लाई, राइट। और जो डुअल ब्लड सप्लाई है इसको कैसे जा रही होती है, हेपेटिक आर्टरी से जा रही होती है और पोर्टल वेन से जा रही होती है। ओके बेटा, लीवर के लोब्स रिपीट कर देता हूँ। बेटा लीवर के दो, जो 4 लोब्स होते हैं, 2 स्मॉल होते हैं, 2 लार्ज होते हैं। जो लार्ज लोब्स होते हैं वो राइट और लेफ्ट लोब्स होते हैं, और जो स्मॉल लोब्स होते हैं उनके अंदर कैड्रेट और क्वाड्रेट आता है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर लीवर की बात करें तो लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई होती है। और डुअल ब्लड सप्लाई कैसे होती है कि जो abdominal एओर्टा है उससे ये 25% ब्लड ले रहा होता है। abdominal एओर्टा बेसिकली जैसे ही ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से एंड वाली बात पे चले जाते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को इजेक्ट करना होता है, एओर्टा के अंदर जाता है। एओर्टा के अंदर जाने के बाद ये डिवाइड होता है एओर्टा। जैसे ही abdominal एओर्टा का पार्ट बनता है तो abdominal एओर्टा से हेपेटिक आर्टरी निकल रही होती है, और वो हेपेटिक आर्टरी दैट इज ब्रांच ऑफ सीलिएक आर्टरी है। ओके, तो ये क्या करता है कि 25% जो ब्लड होता है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आ रहा होता है फ्रॉम द हेपेटिक आर्टरी, और रिमेनिंग जो 75% ब्लड होता है वो पोर्टल वेन से आ रहा होता है। अब पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड लेके आ रही होती है, पोर्टल वेन स्प्लीन से ले रही होती है, पेंक्रियास से ले रही होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से ले रही होती है, और स्टमक से ले रही होती है। इसलिए ले रही होती है कि वो फूड जो कि स्टमक में अब्ज़ॉर्ब हो रहा था, वो फूड जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब हो रहा था, वो जाता है इनटू द लीवर फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए होती है ताकि अगर कोई वेस्ट और कोई टॉक्सिक मटेरियल ब्लड के अंदर जा रहा है तो उसकी एलिमिनेशन हो जाए। इसलिए वो ब्लड लीवर के अंदर जाता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कोई ड्रग्स ली है तो उसकी एलिमिनेशन हो जाती है, राइट। इसके अलावा राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स होती हैं जो कि बाइल को लीवर से लेके जा रही होती हैं टुवर्ड्स द गॉल ब्लेडर। और इसके अलावा लेफ्ट वेसल्स पड़ी होती हैं जिन्होंने लीवर के अंदर साइनोसाइड्स होते हैं या पुफर सेल्स होते हैं दैट आर फिक्स माइक्रोफेजेस ऑफ द लीवर। तो वो फिक्स माइक्रोफेजेस क्या करती हैं, अगर कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहा होता है तो ये ब्लड को फिल्टर कर देती हैं, और उसके बाद लेम्फ वेसल का हिस्सा बनती हैं। उसके बाद ये जो ब्लड है जैसे लेम्फ नोड से पास आउट होता है तो लेम्फ नोड उस बैक्टीरिया वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग कर देता है। ओके, इसके अलावा बेटा जो लीवर्स के सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज हेपेटोसाइट्स, उनको कहा जाता है। दीज आर बेसिकली कुबाइडल सेल्स होते हैं, और ये पेयर्स की फॉर्म में अटैच हुए पड़े होते हैं। और इन पेयर्स के दरमियान जो सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज साइनोसाइड्स। अब ये जो साइनोसाइड्स होती हैं बेसिकली ये कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और इनकी जो वॉल होती है दैट आर इनकम्प्लीट इन नेचर्स। इसलिए इनके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उनको कहा जाता है साइनोसाइड्स। अगर हम साइनोसाइड्स की बात करें तो साइनोसाइड्स की इंपॉर्टेंट हाँ हेपेटिक माइक्रोफेजेस पड़ी होती हैं। हेपेटिक माइक्रोफेजेस क्या होती हैं, दैट आर फिक्स माइक्रोफेजेस या पुफर सेल्स होती हैं, जिनका ये फंक्शन होता है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स जो कि लीवर के अंदर आ रहा था तो उसको इन्होंने इंजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर देना होता है। ओके, उसके बाद ये जो ब्लड होता है ये साइनोसाइड से ड्रेन होके इनटू दी सेंट्री लिब्यूलर वेन के अंदर जाता है। उसके बाद ये ज्वाइन करती हैं लिब्यूलर वेन्स, इंटरलिब्यूलर देन लिब्यूलर वेन्स। तो ये ज्वाइन करने के बाद एक लार्ज वेन बना देती हैं। दैट लार्ज वेन इज़ नोन एज हेपेटिक वेन। और जो हेपेटिक वेन होती है ये ज्वाइन करती है इंफीरियर वेना केवा को, और इंफीरियर वेना केवा से आगे ब्लड राइट एट्रियम का हिस्सा बनता है। राइट एट्रियम का हिस्सा बनने के बाद ये अगेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है।
ओके, तो अगर हम इसकी सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो हेपेटिक आर्टरी है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है और जो पोर्टल वेन है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। ओके, तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है ये अब्डामनल एओर्टा से थ्रू सीलिएक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी से साइनोसाइड्स के अंदर इंटर होता है, और जो दूसरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पोर्टल वेन से आ रहा होता है। पोर्टल वेन कहाँ से लेके आ रही होती है? स्टमक से लेके आ रही होती है, स्प्लीन से लेके आ रही होती है, पेंक्रियास से लेके आ रही होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से लेके आ रही होती है। 75% जो ब्लड है वो पोर्टल वेन से इंटर हो रहा होता है, और जो 25% ब्लड है वो हेपेटिक आर्टरी से लीवर के अंदर या साइनोसाइड्स के अंदर इंटर होता है। अब ये जो पोर्टल वेन है ये इंटर होती है इनटू द लिब्यूलर इंटरलिब्यूलर वेन के अंदर, देन ये साइनोसाइड्स के अंदर जाती है। अब साइनोसाइड्स उसके बाद ये वहाँ से इंटरलुबार वेन्स कमुलेट होती हैं जो कि सेंट्रल वेन बनाती हैं। सेंट्रल वेन ज्वाइन करने के बाद हेपेटिक वेन बनती है। अब जो हेपेटिक वेन है ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर इंटर होती है। इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर ब्लड को डोनेट कर देता है। अब जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर जाएगा, ड्रेन होगा, तो उसके रिजल्ट में ये अगेन पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जाएगा और दैन सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। और जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर अमाउंट में होते हैं, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ओके, अब आवाज़ ठीक आ रही है बेटा? आप कंफर्म कीजिएगा। पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ओके, तो अगर हम लीवर के फंक्शंस की बात करें तो लीवर के फंक्शंस पहले भी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कि मेनली क्या करता है कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है, इसके अलावा फैट की मेटाबॉलिज्म होती है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि तो जो नाइट्रोजनसी पोर्शन होता है ना, ओके वेल, तो बेटा जो नाइट्रोजनसी पोर्शन होता है जो कि अमाइनो एसिड बनाने में हेल्प आउट नहीं कर रहा होता, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, उससे यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है और दैट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन होती है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, और उसके रिजल्ट में यूरिक एसिड बनता है और दैट इज़ अगेन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन। फिर हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो स्टोर फैट पड़े होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए न्यू फॉर्म, ताकि जो कि बॉडी के लिए जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ये फैट की मेटाबॉलिज्म काज करवा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जब लीवर जो है ये इम्पॉर्टेंटली ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन कर रहा होता है बाय सिक्रीटिंग ग्लाइकोजन। अब वो ग्लाइकोजन जो कि लीवर के अंदर या मसल फॉर्म में स्टोर पड़ी होती है उसकी ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल जैसे फॉल करता है, तो जो ग्लाइकोजन पड़ी होती है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है जिसमें मेनली जो एल्ब्यूमिन होती है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसके अलावा वो ड्रग्स जो आपने ली थी उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर सिक्रीशन ऑफ बाइल होता है जो कि आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि बाइल की सिक्रीशन काज करवाता है। इसके अलावा हीट की प्रोडक्शंस करवा रहा होता है। हीट की प्रोडक्शन कैसे करवाता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है तो ये मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज़ करवा देता है। जैसे ही मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होएगा तो उसके रिजल्ट में बॉडी से हीट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस आर स्टोर इन द लीवर, जिसके अंदर विटामिन्स होते हैं और वो विटामिन दैट आर फैट सॉल्युबल जिनको एडिक कहा जाता है, ADE के होते हैं। इसके अलावा कॉपर
स्टोर फॉर्म में पड़ा होता है, आयरन स्टोर फॉर्म में पड़ा होता है, और इम्पॉर्टेंटली विटामिन जो B12 है ये भी स्टोर फॉर्म में पड़ा होता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन ये है कि ये जो बिलीरुबिन्स होती है उसको एलिमिनेट करवाता है। अगर बिलीरुबिन एलिमिनेट नहीं होएगी तो वो अकमुलेट होएगी ब्लड के अंदर। जैसे ब्लड के अंदर अकमुलेट होएगी तो वो जॉन्डिस काज कर रही होती है। जॉन्डिस क्या होती है? ये येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो सकता है, आईज का जो वाइट पार्ट होता है उसका हो सकता है, और जो नेल्स होते हैं उनका येलो हो जाना। और ये बिलीरुबिन प्रोड्यूस कैसे होती है कि जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन होती है। डेफिनेटली बेटा डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ये कुफर जो सेल्स होते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डेफिनेटली यस। ठीक है। ओके। तो बात कर रहे थे हम बिलीरुबिन की। तो ये जो बिलीरुबिन है दैट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लीवर। इसकी कंजुगेशन हो रही होती है, ये अनकंजुगेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अगर इसको एलिमिनेट नहीं करवाएंगे, जब एलिमिनेट नहीं होएंगी तो उसके रिजल्ट में जॉन्डिस होना शुरू हो जाती है। अब इसकी एलिमिनेशन कैसे होती है कि जैसे ही आरबीसीज की हीमोलिसिस होती है। हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। आरबीसीज की हीमोलिसिस हेपेटिक माइक्रोफेजेस भी कर रहे होते हैं लाइक कुफर सेल्स। इसके अलावा रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल जो कि स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। दोनों जब हीमोलिसिस करते हैं, ये ब्रेक डाउन होती है, तो वो जो बिलीरुबिन उस टाइम प्रोड्यूस हो रही होती है दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाती है। जैसे ही ब्लड प्लाज्मा से लीवर के अंदर जा रही होती है, लीवर के अंदर जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीम और ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन है, ओके, इन एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स, ओके डेफिनेटली। इसके अलावा जो ग्लोबुलेंस है दैट इज अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ग्लोबुलिन चेन है फॉर बीटा अगेन बनाने में हेल्प आउट हो जाती है। और जो हीम होती है ये हीम एल्ब्यूमिन के साथ ज्वाइन करती है, और इसकी होनी होती है कंजुगेशन। कंजुगेशन लीवर के अंदर हो रही होती है। अगर किसी वजह से लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो ये जो इंस वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन आ रही होती है ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होती। अगर वाटर सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट नहीं होएगी तो ये बॉडी से एलिमिनेट नहीं होएगी। जब बॉडी से एलिमिनेट नहीं होएगी तो ये ब्लड के अंदर रहेगी, तो ये जॉन्डिस काज कर सकती है। ओके। उसके बाद ये लीवर के अंदर इसकी कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन के रिजल्ट में ये जो बिलीरुबिन है ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर सॉल्युबल होने के बाद ये कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करती है थ्रू बाइल डक्ट, और वहाँ से ये कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ फीसेस की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती है। जैसे ही फीसेस की फॉर्म में एक्सक्रीट होती है उसको कहा जाता है स्पिरोबियन। अब जैसे ब्लड किडनी की तरफ मूव करता है तो किडनी से ये यूरन की फॉर्म में एलिमिनेट होती है। जब यूरन की फॉर्म में एलिमिनेट होती है तो उसको कहा जाता है यूरोबिलिनोजेन। ओके। तो वी कैन सम अप एज कि जब बिलीरुबिन की कंजुगेशन हो जाती है, बिलीरुबिन की कंजुगेशन होने के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगी तो कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाती है, और बाकी जो बिलीरुबिन है जो कि वाटर सॉल्युबल इन नेचर होती है वो फीसेस से एक्सक्रीट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टिरकोबिलिन। और जब वो ब्लड किडनी की तरफ मूव करेगा तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजेन, और यूरोबिलिनोजेन जो है दैट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरन। तो इस तरह ये एलिमिनेट हो जाती है। अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या लीवर के अंदर प्रॉब्लम है जहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो रही है इसकी, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं हो रही, अगर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होएगी तो ये बॉडी से एलिमिनेट नहीं होएगी, बॉडी से एलिमिनेट नहीं होएगी तो ये जॉन्डिस काज कर देती है। ओके। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो बाइल होता है ये इसके अंदर मिनरल साल्ट्स होते हैं। इसके अलावा म्यूकस होता है। इसके अलावा सर्टेन अदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो नॉर्मल पर डे सेक्रेशन है वो 500 से लेके 1 लीटर तक पर डे इसकी सेक्रेशन हो रही होती है। और बेटा एनफ नहीं है, तो ये फंक्शंस हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं।
तो सिंथेसिस एंड सेक्रेशंस ऑफ बाइल डेफिनेटली कर रहा होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन और डिग्रेडेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स और हार्मोन्स की कर रहा होता है। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजिनोलाइसिस? ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस बेटा ये होती है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर दैन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर दैन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये लीवर कब करवाएगा? जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस में ये होता है कि वो ग्लाइकोजन जो कि स्टोर फॉर्म में पड़ी थी, चाहे वो मसल में पड़ी है, चाहे वो लीवर के अंदर पड़ी है, तो उस ग्लाइकोजन को ही ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, उसको कहा जाता है ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी है, स्टोर ग्लाइकोजन पड़ी है, उसको अगर ब्रेक डाउन करके, अगर उसकी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है तो उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ओके बेटा, लीवर कैसे प्रोड्यूस करता है? बेटा नॉर्मली आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हीट जनरेशन है ये कैसे हो रही होती है, उसके बाद हम लीवर की बात भी कर लेते हैं। नॉर्मली बॉडी के अंदर एक थर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसने ना जो बॉडी के अंदर हीट है उसको मेंटेन करना होता है। अब ये जो लीवर है ना ये कैसे मेंटेन करता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेनली जो थर्मो रेगुलेशन है ये कौन कौन मेंटेन कर रहा होता है। थर्मो रेगुलेशन स्पेशली आपका हार्ट को भी मेंटेन कर रहा होता है। अगर हार्ट नॉर्मली ब्लड सप्लाई कम कर देगा या ब्लड सप्लाई नहीं होएगी तो जो हीट है ये ट्रांसफ़र हो रही होती है थ्रू ब्लड, नहीं होएगी। दूसरा ब्रेन मेंटेन कर रहा होता है। ब्रेन अगर सिग्नल नहीं सेंड करेगा, लाइक थर्मोस्टेट का टेम्परेचर जो सेट पॉइंट होता है वो मेंटेन नहीं रखेगा, तो अगेन ये हीट का टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है, थर्मोस्टेट का जो सेट टेम्परेचर पॉइंट है वो मेंटेन नहीं होगा, अगेन हीट प्रोडक्शन नहीं होगी। तीसरी चीज़ लीवर है। लीवर कैसे प्रोड्यूस करता है? ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। अब जैसे ही मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है तो उसके रिज़ल्ट में आपको भूख ज़्यादा लग रही होती है। ओके, और चौथी जो चीज़ हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स हैं। अगर स्केलेटल मसल के अंदर कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी या जब शिवरिंग हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में भी हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। अगर स्केलेटल मसल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी, ये जो शिवरिंग का प्रोसेस है वो नहीं होएगा तो हीट प्रोडक्शन नहीं होगी। ये चार मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब बेसिकली थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्मो रेगुलेशन ये है कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसको थ्रू ए हीट जनरेटेड मैकेनिज्म मेंटेन करना होता है। अब मोस्टली होता क्या है कि डीप ऑर्गन्स पड़े होते हैं, सुपरफिशियल ऑर्गन्स पड़े होते हैं। अगर आप स्किन की बात करें तो ये आपकी जो स्किन है ये हीट को कंजर्व भी कर रही होती है और जनरेट भी कर रही होती है। जब स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है तो ये हीट कंजर्व कर रही होती है। और जब स्केलेटल मसल रिलैक्स कर रहे होते हैं, स्पेशली इन द हॉट सीजन, हॉट इन्वायरमेंट, तो इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कन्विक्शन, तो ये इलिमिनेट कर रही होती है। ओके, वेल इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनके बारे में हमने एल्ब्यूमिन के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि हम ब्लड वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि लीवर से सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। अगर लीवर से सिंथेसाइज नहीं होंगे तो क्लॉटिंग नहीं होएगी। क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर सिंथेसाइज नहीं होंगे तो कोगुलेशन का जो प्रोसेस है वो नॉर्मली नहीं होता। इसके अलावा विटामिन B12 और आयरन की स्टोरेज और हुई हुई होती है। विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है।
इसके अलावा रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया एंड ओल्ड जो आरबीसीज होती हैं जिसको हमने कुफर सेल्स के थ्रू एलिमिनेशन हो रही होती है या ब्रेक डाउन हो रही होती है। कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन की एक्सक्रीशन हो रही होती है, तो ये मेनली लीवर के फंक्शन है। अब जो नॉर्मली बाइल होता है ये बेटा वेरी कर रहा होता है अबाउट 500 ml। ये 500 से लेके 1000 ml भी लिखा हुआ है, 250 से लेके 1200 ml भी लिखा हुआ है पर डे सिक्रीट हो रहा होता है। तो आपकी जो बुक रोसन विल्सन आई थिंक उसके अंदर 500 से लेके 1 लीटर लिखा हुआ है। जो इसकी पीएच है वो 8 होती है। जैसे ये ड्यूटीनम के इंटर होता है बाइल, तो ये इसके अंदर सर्टेन्स इनएक्टिव इंजाइम्स होती हैं, मिनरल्स होती हैं, म्यूकस होता है, वाटर होता है। तो ये जो पीएच है इसको 6 to 8 तक करने में हेल्प आउट कर देता है। इसके अलावा स्टोर इन द बाइल, अगर बाइल सेक्रेशन की बात करें, गाल ब्लेडर के अंदर भी स्टोर होती है और कंसनट्रेटेड बिटवीन द मील्स, और जब खाना खाते हैं तो उसके बाद ये सेक्रेशन ट्रेन होके ड्यूटीनम के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये कंपोजिशन है एक वो जिसके अंदर जो वाटर होता है हेपेटिक और गॉल ब्लेडर की डिफरेंशिएशन क्या है कि उनके अंदर क्या क्या कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके बेटा, 500 to 1 लीटर डेफिनेटली आपकी बुक रोसन विल्सन में मेंशन है। ओके, जो हेपेटिक होता है जिसको हम लीवर कह रहे हैं या गॉल ब्लेडर है, तो वाटर हेपेटिक से जो आ रहा होता है उसके अंदर 98% होता है, और जो गॉल ब्लेडर होता है उसके अंदर 89% होता है। जो बाइल साल्ट्स होते हैं गॉल ब्लेडर के अंदर ज़्यादा होते हैं, हेपेटिक के अंदर कम होते हैं। इसी तरह जो बिलीरुबिन है वो गॉल ब्लेडर से ज़्यादा आ रही होती है और हेपेटिक से 0.04 आ रही होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल 0.1 होता है हेपेटिक के अंदर, और गॉल ब्लेडर के अंदर 0.3 से लेके 0.9 होता है। फैटी एसिड्स इसी तरह जो हेपेटिक हैं उनके अंदर कम होते हैं लेकिन गॉल ब्लेडर के अंदर ज़्यादा होती हैं। लिथियम होती है जो कि हेपेटिक में 0.04 होती है और 0.3 गॉल ब्लेडर के अंदर होती है। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट अगर हम बाइल के अंदर देखें दैट आर शोन इन मिलीमोल पर लीटर, तो जो सोडियम होती है ये 145 होती है और गॉल ब्लेडर के अंदर 130 होती है। पोटाशियम की अगर हम बात करें तो ओनली मिनिमम क्वांटिटी में हेपेटिक के अंदर होती है और 12 जो होती है मिली मोल पर लीटर ये गॉल ब्लेडर के अंदर पड़ी होती है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड्स और बाइकार्ब्स जो होते हैं ये ज़्यादा हेपेटिक के अंदर होती हैं, 28 मिली मोल पर लीटर प्रेजेंट होते हैं और गॉल ब्लेडर में ओनली 10 मिली मोल पर लीटर प्रेजेंट होते हैं। अगर पीएच की बात करें तो जो हेपेटिक की पीएच है ये 8.3 होती है। 6 to 8 भी मेंशन किया हुआ है बेटा, लेकिन अगर एवरेज ली जाती है तो ये 8.3 होती है। दैट इज़ अगेन अल्कलाइनिक या बेसिक इन नेचर होती है। और इसी तरह अगर हम गॉल ब्लेडर की पीएच की बात करें तो ये 7.3 होती है, जो कि मिड लाइन में एग्जिस्ट कर रही होती है अराउंड अबाउट। इसके अलावा बाइल का फंक्शन क्या होते हैं कि बाइल सार्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। बाइल सार्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फैट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन डेफिनेटली। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर जो बिलीरुबिन है इसको एक्सक्रीट आउट करवाया जा रहा होता है, और जो बाइकार्ब्स हैं इन द बाइल न्यूट्रलाइजेज एसिड इन द ड्यूडेनम। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल साल्ट्स के अंदर दे आर सोडियम, पोटाशियम एंड साल्ट्स ऑफ द बाइल एसिड प्रेजेंट होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं और इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये रिसाइकल्स हो जाती हैं। ये एक पाथवे दिखाया गया है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ बाइल की अगर हम बात करें तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन दैट कैन बी अटैक्ड बाय लाइपेज, और लाइपेज जो होता है ये एक्ट एज ए डिटर्जेंट आल्सो। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, जिसमें माइसलर फॉर्मेशन होती है।
और इसके अलावा जो गॉल ब्लेडर्स होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर कोई नो डाइजेस्टिव रोल है, बाइल को स्टोर कर रहा होता है। इसके अलावा बाइल की कंसंट्रेशन करता है और एम्प्टीज ड्यूरिंग मील, जब आप खाना खाते हैं तो तब जाके ये बाइल से, गाल ब्लेडर से बाइल आ रहा होता है। इसके अलावा म्यूकस सिक्रेट करता है। अगर गाल स्टोन बन जाते हैं तो गाल स्टोन्स जो बाइल गाल ब्लेडर है उससे रिमूव नहीं होते, तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जैसे ये इसको रिमूव किया जाता है। पॉलीसिस्टेक्टमी उस प्रोसीजर का नाम है, राइट। इसके अलावा अगर हम केमिकल कंपोजिशन और हार्मोनल कंपोजिशन की बात करें, जो गाल ब्लेडर एम्प्टी हो रहा होता है तो जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर बाइल साल्ट्स आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट्स ऑफ द बाइल सेक्रेशन बाय द लीवर सेल है। और हार्मोनल की बात करें, जो कि हमने सेक्रीटन और सीसी के की ऑलरेडी बात की है, तो जो सेक्रीटन है दैट इज सेक्रेटेड in response to acid kind और causes secretion of the bile rich in the water and bicarbonate secrete हो रहे होते हैं, ताकि ये जो एसिडिक काइम आ रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अलावा अगर हम सीसीके की बात करें, तो जो सीसीके होता है दैट इज सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फैटी एसिड इन द ड्यूटीनम और काजेस गॉल ब्लेडर टू कंट्रैक्ट एंड सफिंट्रा ऑफ ओडाई टू रिलैक्स, राइट। तो सफिंट्रा ऑफ ओडाई हमने पहले डिस्कस किया है कि सीसीके होता है क्या है कि दैट इज सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फैटी एसिड स्टिमुलाई, के जैसे फैटी एसिड्स आते हैं ड्यूडिनम के अंदर तो ये सीसी के सिक्रेट होता है, और उसके बाद गाल ब्लेडर से सिक्रीशन आती है और जो सफिंट्रा ऑफ ओडाई है उसको ये रिलैक्स करता है। जैसे गाल ब्लेडर से सिक्रीशन आने के बाद सफिंट्रा ऑफ ओडाई में पहुंचेगी, सफिंट्रा ऑफ ओडाई से ये ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन होती है और ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन होने के बाद फैट कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ये एक डायग्राम है, और बाकी जो जॉइंटिस है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि जॉइंटिस कैसे होती है। जब बिलीरूबन का लेवल बढ़ जाता है, बिलीरूबन बॉडी से एलिमिनेट नहीं होती, तो ये कल हम इंशाल्लाह जॉइंटिस को डिस्कस करने के बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी कोई अगर क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई। बाकी इंशाल्लाह कल हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। और बाकी फंक्शन ऑफ लीवर इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ के आने हैं, ताकि हम विद इन 15 मिनट्स जो लास्ट क्लास जो आज हमने डिस्कस किया है उसको रिव्यू भी कर लेंगे और आप लोगों से पूछा भी जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। गॉल ब्लेडर हम अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, आज हमने इतना जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसको हम जो गॉल ब्लेडर की ये डायग्राम है इसको अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि बेसिकली ऊपर अगर गॉल ब्लेडर है, नीचे से सिस्टिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, उसके बाद बाइल पासेस ऑन टू सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट टू ड्यूडिनम कैसे आ रहा होता है। ये इंशाल्लाह हम कल इस डायग्राम को भी अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि होता इसमें क्या है कि जैसे ही काइम विद द फैट इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर सेल्स पड़े होते हैं जो कि कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीट करते हैं, और ये कोलिसिस्टोकाइनिन ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर जाने के बाद जो सीसी की है ये स्टिमुलेट कर देता है मसल्स ऑफ द गॉल ब्लेडर, और गॉल ब्लेडर मसल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होने कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट होने के बाद जो सिक्रीशंस है वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू डाउनवर्ड मूव करती है, और जो हेपेटिक डक्ट है जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट है लीवर से आ रही होती है, ये दोनों ज्वाइन करती हैं। ज्वाइन करने के बाद ये हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट बना देती हैं, और हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट जो है ये हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट अगेन ड्यूडिनम के ऊपर हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला बना रही होती है, और हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला इज गॉडेड बाय हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर, और वहाँ पे आके सिक्रीशंस अकामुलेट हो जाती हैं। जैसे ही फूड्स ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन होता है तो ये हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर जो है ये रिलैक्स करता है, और रिलैक्स करने के बाद जो बाइल अकमुलेट हुआ होता है वो ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन हो जाता है। जैसे ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन होएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स वट जो भी डाइट में था उसकी अकॉर्डिंगली डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ओके इंशाल्लाह श्योर। बाकी इंशाल्लाह टुमारो हम डिस्कस करते हैं जॉइंटस को, और जॉइंटस जो होती है ये प्री हेपेटिक होती है, इंट्रासेलुलर होती है और पोस्ट हेपेटिक होती है। इन प्री हेपेटिक में ये होता है
कि लीवर से जो है पहले पहले अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक हीमोलिटिक अनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, इसके अलावा हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो गया। तो ये क्या करती हैं, ये प्री हेपेटिक जॉइंटिस काज कर रही होती हैं। हेपेटिक या इंट्रासेलुलर ये होती है कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। पोस्ट हेपेटिक में ये होता है कि बाइल की फ्लो के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, लाइक गाल स्टोन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला या हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, या कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो वो पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस को लीड कर रहा होता है। तो ये जॉइंटिस हम इंशाल्लाह कल भी डिस्कस कर लेंगे, और बाकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 9 AM। ओके बाय बाय। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर इसको पढ़िएगा, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आती। राइट, ओके इंशाल्लाह, सी यू। इसके बारे में बेटा अगर आप लोग विलिंग हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऑनलाइन कर दूंगा। अगर नहीं विलिंग तो इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन हम टेस्ट को, ब्लड वाले टेस्ट को कंटिन्यू कर लेंगे। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।